नमस्कार दोस्तों। रीट पात्रता एग्जाम 2024 के लिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी की शिक्षण विधियों की क्लास दोस्तों, जिसमें क्लास नंबर 1 आज जो हमारी रहेगी वो रहेगी भाषा एवं वर्ण विचार दोस्तों। वो चीजें जो आपको एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, वो चीजें जो एग्जाम तक में आज तक पूछी गई, वो ही चीजें यहां पर हम अध्ययन करेंगे और बेहतरीन ट्रिक के साथ अध्ययन करेंगे, जिससे एक बार आप पढ़ोगे आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, कंप्लीट जो रीट 2024 होगा पात्रता एग्जाम, उसका कंप्लीट का कंप्लीट कोर्स आपको इस चैनल पर यूट्यूब पर यहीं पर मिलेगा दोस्तों। नोट्स है वो ऐप के द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसलिए प्रत्येक क्लास को आपको अटेंड करना है। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करो, जिससे रीट पात्रता वाले विद्यार्थी आज ही से हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि भर्ती जल्द आपके सामने आ रही है दोस्तों। शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसके अंदर जो अध्ययन हम करने वाले हैं वो एनसीईआरटी, आरबीएसई और हिंदी ग्रंथ अकादमी में जो चीजें दी गई है उनका मिश्रण यहां पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है वो पहली स्लाइड है जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की। भाषा एवं वर्ण विचार के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए जो क्वेश्चन बनेंगे वो कहां से बनेंगे। पहला क्वेश्चन यहां पर देखिए, ये लाइन दी गई है ना, एक क्वेश्चन तो यहां से बनकर आता है आपका, एक क्वेश्चन यहां से। दूसरा क्वेश्चन बनता है ना, वो बनता है उच्चारण स्थान से, उच्चारण स्थान से, समझ गए आप यहां से। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो स्वर और व्यंजन को मिलाकर बनता है। ये तीन ही क्वेश्चन आज तक पूछे जा रहे हैं यहां से, और इन तीनों चीजों को हम विस्तृत पढ़ लेंगे यहां पे। तो सबसे पहले देखिए, भाषा का निर्माण वाक्यों से होता है एवं वाक्यों का निर्माण सार्थक शब्दों से तथा शब्दों का निर्माण वर्णों के सार्थक मेल से होता है। जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं तो शब्द बनते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तो वाक्य बनते हैं। अब दो या दो से अधिक वाक्य मिलते हैं तो भाषा का निर्माण होता है। जो चीज मैं भी बोल रहा हूं ना, ये क्या एक भाषा ही है दोस्तों, आपको समझना है। और जो साथी पहली बार तैयारी में आए हैं, अपने नोट्स जरूर बनाने, पुराने विद्यार्थी भी नोट्स बना ले, क्योंकि इतने शॉर्ट इतने स्वीट नोट्स शायद ही आपको और कहीं मिले दोस्तों। अब देखिए यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, देखिए हम बात कर रहे थे वर्ण जब मिलते हैं तो उनसे शब्द बनते हैं। वर्ण या ध्वनि, वर्ण या ध्वनि जो ये मान के चलिए भाषा का सबसे छोटा रूप है। ये दो या दो से अधिक मिलेंगे तो शब्द बनेंगे, ये क्रम दिया गया। दो या दो से अधिक शब्द में मिलेंगे तो वाक्य बनेंगे, दो या दो से अधिक वाक्य मिलेंगे तो पद बनेगा, और दो या दो से अधिक पद मिलेंगे तो भाषा का निर्माण होगा दोस्तों। वर्ण होता है ध्वनि का लिखित रूप, यानी ध्वनि का वह छोटा से छोटा रूप जो लिखित हो वो वर्ण कहलाएगा, और ध्वनि का वह छोटा से छोटा रूप जो उच्चारित हो, बोला गया हो, उसे अक्षर कहते हैं। ये दोनों चीजें यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। ये तीन लाइनें दिखाई दे रही है ना, यहां से आपका पहला क्वेश्चन है वो बनकर आता है दोस्तों। वर्णमाला पूर्व निश्चित, निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह वर्णमाला कहलाता है। पूर्व से निश्चित है, उनका एक निश्चित क्रम है, व्यवस्थित है, लिखित है, जो ध्वनि चिन्ह है उनको वर्णमाला कहते हैं। समझ गए आप, जिसमें स्वर और व्यंजन हमारे आते हैं दोस्तों। तो यहां से जो साथी मेरे साथ ऐप से नोट्स नहीं लेना चाहते हैं, अपने नोट्स खुद बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा, जो नोट्स बनाएंगे बहुत अच्छा है, वो साथी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। हर टॉपिक के 6 से 7 स्क्रीनशॉट होंगे, इनको बाद में आप एक साथ लिख लेना, लेकिन क्लास मिस मत कर देना। रात 9 बजे आज से प्रतिदिन आएगी। हिंदी की शुरू की है, जो पहले हम लैंग्वेज होती है भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय, ये दोनों है, इनका अध्ययन करेंगे। इनके साथ साइकोलॉजी चलेगी, और जो हमारा विषय रहेगा जिसके अंदर एसएसटी, विज्ञान, मैथ, पर्यावरण लेवल प्रथम वालों के लिए, उनका अध्ययन इनके बाद करेंगे। समझ गए आप। आगे चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, यह रही आपकी नेक्स्ट स्लाइड। समझिए यहां से, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण 11 तो स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं।
कुल 44 वर्ण होते हैं दोस्तों हिंदी वर्णमाला के अंदर। कुल हिंदी वर्णमाला के अंदर मूल वर्णों की बात करें तो 44 वर्ण होते हैं, 11 स्वर 33 व्यंजन दोस्तों, 11 स्वर 33 व्यंजन। बेसिक जानकारी है, सबको पता है, पढ़ रखा है आपने। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर दूसरा व्यंजन। समझ गए? अब देखिए यहां पर एक चीज और पढ़िए, वर्णमाला का तीसरा भाग होता है अयोगवा। वर्णमाला का तीसरा भाग भी होता है अयोगवा। इसके अंतर्गत अनुस्वार जिसको बोलते हैं, जो विसर्ग होता है यह शामिल है, क्योंकि ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए आपके सामने कि ये क्या व्यंजन है, स्वर है, अयोगवा है, या इनमें से कोई नहीं है, या ये आ जाए ये क्या है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। चलो जो साथी नोट्स बना रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लें यहां से, और बेहतरीन तैयारी एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको कंप्लीट रीट पात्रता की तैयारी करवाई जाएगी, तो टेंशन ना ले, आप जुड़ते रहिए। पहली क्लास है, बेसिक जानकारी आज चलेगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, टॉपिक कोई नहीं छोड़ूंगा मैं, चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे संधि हो, चाहे समास हो, चाहे मुहावरे हो, चाहे लोकोक्तियां हो। और लिखकर एक जानकारी और दे देता हूं यहां पे कि 30 क्वेश्चन आपके आएंगे हिंदी के, लैंग्वेज प्रथम अगर आप हिंदी लेंगे या लैंग्वेज द्वितीय लेंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे आपके, और 30 में से 28 प्लस आपको आज टारगेट दे रहा हूं। देखिए 30 में से 30 आप, मैं मेरी तरफ से 30 में से 30 क्वेश्चन दूंगा आपको, लेकिन आपके 28 प्लस यानी 28 या 29 क्वेश्चन वहां पे सही होंगे, और इतने अगर आप कर दोगे ना तो कोई आपको रोकेगा नहीं, आपकी पात्रता आराम से पास हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट में चलिए, अब देखिए स्वर और व्यंजनों की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले स्वरों का अध्ययन करते हैं। यहां पर स्वर, स्वर किन्हें कहते हैं? वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं लिया जाता है इनमें, स्वतंत्र होता है इनका उच्चारण, समझ गए? अर्थात इनके उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, सीधा बोलो वो स्वर है। अगर मैं बोल रहा हूं ना यहां पे ई, तो यह स्वर है, मैं ई के अंदर किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं ले रहा हूं। अगर मैं बोलूं यहां पे की, तो की के अंदर देखिए क्या आ गया और साथ में ई आ गया, तो यहां पे ये क्या हो गया आपका व्यंजन हो गया। क्या हो गया? व्यंजन। समझ गए? ये याद रखना है। अब देखिए यहां पे जैसे ए आ ई उ ए ऐ ओ औ और री, कितने हुए? 2 4 6 8 10 और 11। ये 11 आपके क्या हो गए? स्वर हो गए। ये 11 क्या हो गए? स्वर हो गए आपके दोस्तों। आ गया समझ में? स्वर दो प्रकार के होते हैं, स्वर है ना, ये 11 दिए गए ना, ये भी दो प्रकार के हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। यहां पर एक जानकारी नोट करके देखिए जो साथी, क्योंकि संस्कृत भी, इंग्लिश बहुत कम लेंगे, लैंग्वेज द्वितीय या लैंग्वेज प्रथम में संस्कृत ज्यादा लेते हैं रेट में, क्योंकि संस्कृत और हिंदी का लगभग सिलेबस है वो समान है, और हिंदी के द्वारा 15 क्वेश्चन आप आराम से वहां पर भी अटेंड कर सकते हो। समझ गए? तो यहां से संस्कृत का जो टॉपिक बनता है वो भी साथ में पढ़ाता चलूंगा मैं। संस्कृत में स्वरों का तीसरा भेद होता है प्लुत, जो वेदों में प्रयुक्त होता है, जैसे ओम, हम बोलते ना ओम, ये प्लुत होता है, ना तो ये अश्व है ना दीर्घ है, ये क्या है? प्लुत है आपका दोस्तों ओम, जो सिर्फ वेदों में मिलेगा, हमारे बेसिक कहीं पर ये काम में नहीं आएगा दोस्तों। तो यहां पे स्वरों की हम बात कर रहे हैं, स्वर दो प्रकार के हैं, एक ह्रस्व है दूसरा दीर्घ है। स्वर 11 है जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, और जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उनके सामने स्क्रीन है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहां से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पे आ गई है। पहले हम बात कर लेते हैं ह्रस्व स्वर की। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। देखिए एक तो हमारे इन्हें ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं हम, इन्हें मूल स्वर भी बोलते हैं, इन्हें मात्रिक एक मात्रिक बोलते हैं। दूसरा है दीर्घ। अगर यहां पर हमें 1 सेकंड का समय लग रहा है ना, तो दीर्घ स्वर है उनमें 2 सेकंड का समय हमें बोलने में लगेगा। यही तरीका है याद रखने का, यहां पे आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, और ह्रस्व स्वरों को एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर भी कहा जाता है, जिसका चिन्ह ये इस प्रकार होता है, जो हम लगाते हैं ना, ये चिन्ह होता है इनका। समझ गए? ये 4 है, कुल ह्रस्व स्वर 4 है, ए ई उ और री।
कुल 4 है जो क्या है, ह्रस्व स्वर है 11 में से। आ गया समझ में? तो जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, और ध्यान से एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी दोस्तों। अगले में चलिए, दीर्घ स्वर के अंदर ये रहे आपके दीर्घ स्वर। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आराम से समझ में आ जाएंगे आपके दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगुना समय, मैंने पहले बोला था ना आपको, पहले बताया था आपको, आपने शायद समझा नहीं होगा। जो ह्रस्व स्वर है और ये दीर्घ स्वर है, अगर इसमें 1 सेकंड का समय लग रहा है तो इसमें 2 सेकंड का समय लगेगा। देखिए ये रहा, जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर, जो मूल स्वर, जो ह्रस्व स्वर है, उनसे दुगुना समय लगता है अथवा 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर है, इनको द्विमात्रिक, मिश्रित, संयुक्त, संधि या गुरु स्वर भी कहा जाता है दोस्तों। बहुत नाम है इनके, बहुत नाम है दोस्तों इनके। इनका चिन्ह है जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए दीर्घ स्वर, मूल स्वर थे हमारे वो 4 थे, कितने थे? 4, ए, ई, उ और री। अब देखिए जो दीर्घ स्वर है ये 7 है दोस्तों आपके, कितने होते हैं? 7। देखिए आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, कितने हो गए? 7 हो गए दोस्तों। अब देखिए यहां से हमने ह्रस्व और दीर्घ तो कर लिए, मूल स्वर और जो गुरु स्वर है ये तो कर लिए, लेकिन जो हमारे दीर्घ स्वर है, जो हमारे द्विमात्रिक स्वर है, जो संयुक्त स्वर है, इनको 2 भागों में बांटा जाता है, एक दीर्घ स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में आएंगे पहले वाले 3 आ, ई, उ, और संयुक्त स्वर में आएंगे ए, आई, ओ, औ। ये देखिए यहां पे तो दीर्घ स्वर 7 होते हैं और दीर्घ स्वर 2 भागों में बढ़ते हैं, दीर्घ और संयुक्त। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो साथी अपने नोट्स बना रहे हैं। ना हम लंबी क्लास चलाएंगे, छोटी क्लास रहेगी। अगर आपने नोट्स बनाए या नोट्स ऐप से ये ले लिए और इनको आपने 3 बार पढ़ लिया तो एग्जाम में, आज बोल रहा हूं, 28 प्लस क्वेश्चन आपके सही होंगे। और जो भी साथी हमारे साथ आज से एग्जाम के दिन तक जुड़ा हुआ रहेगा, लिख कर कहता हूं कि 150 में से 120 प्लस अंक उसके लेकर आएंगे। और हमें चाहिए कितने? 150 में से 90 अंक चाहिए, 30 अंक ऊपर लेकर आ रहे हैं, वो भी बेसिक तैयारी के द्वारा। और जो बेहतरीन तैयारी के साथ हमारे साथ जुड़ेगा उसके 135 प्लस स्कोर जाएगा, जो रीट के अंदर गया है पिछली बार दोस्तों। जो ओरिजिनलिटी है, हम ओरिजिनलिटी बोलते हैं, हम कभी कोई झूठ नहीं बोलते हैं। दूसरी बात आपको एक चीज और बता देता हूं कि देखिए रीट पात्रता हुई, एक पात्रता एग्जाम हुई, उसके बाद मेंस हुई। मेंस के अंदर हमने जीके की तैयारी करवाई थी सिर्फ, और जीके के अंदर 90% क्वेश्चन हमारे क्वेश्चनों से पड़े थे सीधे। पात्रता के अंदर 85 क्वेश्चन है वो सीधे हमारे जो हमने थ्योरी करवाई उसमें से आ गए थे। और आगे भी बोल रहे हैं, अगर हमारे साथ जुड़े रहोगे तो इसी प्रकार आते रहेंगे और अच्छा सिलेक्शन लेते रहोगे। ये दीर्घ स्वर हो गया। आगे चलिए दोस्तों, अब आते हैं हमारे व्यंजन। व्यंजन किनको कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा में पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, व्यंजन कहलाते हैं। समझिए, अभी परिभाषा को पूरी पढ़िए एक बार। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, व्यंजन कहलाते हैं। या जिनको हम बोलते हैं ना, तो या तो थोड़ा बहुत अवरोध होता है या पूर्ण रूप से अवरोध हमारी हवा में होता है, वो ही है दोस्तों व्यंजन। आ गया समझ में? यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, और अच्छा क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है एग्जाम के अंदर। एक एक जानकारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, एक एक जानकारी है वो आपको यहां से अटेंड करते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। यह ना हो कि किसी भी प्रकार की कोई डाउट रहे, जो भी डाउट है वो आप बोल सकते हो दोस्तों। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अब देखिए ये 33 कौन कौन से हैं, आराम से एक एक व्यंजन है वो मैं आपको बताता हुआ आगे चलूंगा। देखिए व्यंजन है 3 प्रकार के, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन के अंदर क, ख, ग, ग, ड, च, देखिए क वर्ग क, ख, ग, ड, च वर्ग च, छ, ज, य, ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, त वर्ग त, थ, द, ध, न, और प वर्ग प, फ, ब, भ, म। क वर्ग से लेकर, यानी क से लेकर म तक ये 25 होते हैं दोस्तों। ये कितने होते हैं? 25 होते हैं।
ये होते हैं स्पर्शी व्यंजन। इनको क्या कहा जाता है? स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है दोस्तों। समझना, इनको क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। समझकर याद रखना। दूसरे होते हैं अंतस्थ। ये अंतस्थ कौन से होते हैं? ये रे ल व, ये रे ल व, ये क्या होते हैं? आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और अंतस्थ की अगर मैं बात करता हूं, अंतस्थ की, तो ये कितने हैं आपके? 4 है दोस्तों। बचे उष्म, जो स श स है, जो ये स है ना, ये उष्म होते हैं। जैसे ये बोलते हैं तो हमारी जो हवा निकलती है वो टकरा कर निकलती है, इस वजह से उष्म है। और उष्म हमारे कितने हो गए? 4। इनका टोटल कीजिए, 25 4 29, 29 4 33। ये आपके व्यंजन है दोस्तों। तो यहां से समझ में आ गया व्यंजन स्पर्शी, अंतस्थ, उष्म। बहुत बार स्पर्शी से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतस्थ या उष्म सीधा पूछ लिया जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से उष्म व्यंजन कौन सा, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा, निम्न में से स्पर्शी व्यंजन कौन सा। समझ गए? तो जो साथी नोट्स बना रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट की ओर। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी तरह तैयारी चलती रहेगी। कैवरक, चैवरक, टैवरक, तैवरक, पैवरक, ये तो 5-5 याद है ना आपको? 25 पूरे। वर्णमाला तो याद होगी पूरी। आगे चलिए दोस्तों नेक्स्ट में, नेक्स्ट स्लाइड। अब बचते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है 4 दोस्तों। इनको पहली बात बता दूं, जो संयुक्त व्यंजन, इनको जिनको हम बोलते हैं ना, ये संयुक्त व्यंजन है, इनको हम मूल व्यंजनों में नहीं गिनते हैं दोस्तों। समझ गए? इनको मूल व्यंजनों में शामिल नहीं किया जाता है। अब देखिए, क्ष, क, स और ए, जे, जय, ये अ, त्रे, ते, रे, अ, श्र, श, र, ए। तो इनका आपको याद क्या रखना? जो संयुक्त व्यंजन है ना, ये 4, क्ष, गे, त्रे और श्र, इनका याद इतना रखना है, इनका विग्रह याद रखना है। एग्जाम में जो आज तक क्वेश्चन बनकर आया यहां से, वो आया सिर्फ विग्रह को लेकर। और आपको भी जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें विग्रह पूछा जा सकता है। तो इन चारों का विग्रह याद होना चाहिए, क्योंकि चाहे त्र हो, चाहे स्र हो, चाहे जिय हो, चाहे कृष हो, यहां पर विग्रह को लेकर आप वहां पे कंफ्यूजन में आ जाओगे और गलत कराओगे। तो थोड़ा सा फोकस करना है, 4 बार 5 बार अपनी नोटबुक में लिखना है, जो रफ कार्य की बुक है उसके अंदर, जिससे आसानी से आपको यह याद हो जाए। क्षय, त्रे, गे और श्रय संयुक्त व्यंजन होने के कारण मूल व्यंजन में नहीं गिने जाते हैं। और ढ, ढ को द्विगुण व्यंजन कहते हैं। यह क्वेश्चन भी आया गया, निम्न में से द्विगुण व्यंजन है। ढ और ढ, ये क्या होते हैं? द्विगुण। ढ और ढ से कोई भी शब्द का आरंभ नहीं होता। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है अगर क्वेश्चन बनाना, तो ढ और ढ से कोई भी व्यंजन का आप आरंभ नहीं बता सकते हो। समझ गए? ढक्कन मत बता देना, ढक्कन के अंदर नहीं होता है यह ढ, वो अलग ढ होता है। आगे चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। स्लाइड से अच्छा रहता है कि आप स्लाइड की स्क्रीन की है जो कॉपी कर सकते हो आराम से अपनी नोटबुक के अंदर। नेक्स्ट, अब आ गया आपका 1 अंक पक्का। यहां से 1 अंक है, यहां से आपका लिखकर बोल देता हूं, आज बोल रहा हूं 1 अंक पक्का है। 1% आपका यहां से पक्का आएगा दोस्तों। यह लिख दिया मैंने पक्का, और पेपर वो ना उस दिन बात कर लेना मेरे से। उच्चारण स्थान, तरीका बता दूं उच्चारण स्थान याद करने का? तरीका एक ही है। दिन कितने? देखिए 5 दिन आपको काम करना, 5 दिन, दिन में 5 बार, दिन में 5 बार इनको पढ़ना है। 5 दिन में 5 बार, 25 बार पढ़ना है। 2-2 4-4 मिनट का समय लगेगा आपको, 20 से 25 मिनट का समय, और 1% पक्का कर दूंगा। तो यह तरीका आज से सभी साथियों को अपनाना है। जो साथी तैयार है ना, कमेंट करके बता दो मेरे को कि सर हम तैयार हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कंटे यानी कंठ। कंठ उच्चारण स्थान किनका है? ए, आ, कैवरग और विसर्ग। ए, आ, कैवरग और विसर्ग का कंठ है। अब देखिए, मैं एक चित्र बनाकर थोड़ा सा याद रखने का तरीका आपको बताता हूं, जिससे शायद आपको अच्छी तरह याद हो जाए। आशा यही है कि आपको किसी ना किसी प्रकार से याद हो। यह दांत है दोस्तों, यह दांत बना रहा हूं, समझ लेना आप कि दांत है ये। समझ गए? अब देखिए, सबसे पहले कंठ, ये रहा आपके कंठ, यहीं पे एक कंठ,
यहां से शुरू कर रहे हैं, ए आ सबसे पहले आते हैं और कैवरक सबसे पहले आता है, तो ये आ गया आपका। 2 नंबर पे तालु है, ये तालु यहां पे आपका। ई कंठ के बाद, यानी कि ए आ के बाद ई आता है, तो कंठ के बाद तालु आया है तो ई आ गया, और कैवरक के बाद में चैवरक आता है, ये चैवरक रहा, और ये और स, ये और स आपके तालु से शुरू हो रहे हैं, ये याद रखना है। जो उष्म और अंतस्थ व्यंजन है उनकी बात कर रहे हैं। तीसरा है मूर्धन्य, यहां पे रहेगा आपका मूर्धन्य, मुर्दा। इसके अंदर देखिए ए आ री, री आ गई, फिर टैवरक आ गया, ये रहा टैवरक, और र और स, ये र स श, तो क्रम यह से यहां से, यानी ये से है ना, ये रहे आपके तालु से शुरू करने। चौथा आता है आपका, ये यहां पे इस प्रकार हो गया मुर्दा, ये आगे दंत, ये दंत आपका 4 नंबर पे दंत आ गया। दंत के अंदर आपको तैवरक मिलेगा और ल और स मिलेगा, ये क्रम है, ये र ल श श श, क्रम ही आ रहा है ना, तो तैवरक और ल से दंत है दोस्तों। चौथा है आपका जो है यहां पे कंठ तालु, कंठ और तालु। उससे पहले ओष्ठ देख लो, ये 5वां देखिए ओष्ठ, ये होठ है ना आपके, ये ओष्ठ। इनसे देखिए ए ई री, ये तो आ गया, फिर सीधा ऊ और पैवरक, ऊ और पैवरक ओष्ठों से दोस्तों। ये तो हो गया आपका जिनका एक जगह उच्चारण स्थान है। अब जो नीचे आ रहे हैं ना, इनमें देखिए कंठ और तालु, ए आई है, कंठ और तालु, कंठ और तालु दोनों जगह से। कंठ और ओष्ठ, कंठ भी है ओष्ठ होठ भी है, ओ और औ। दंत ओष्ठ, दंतोष्ठ यानी दंत और ओष्ठ, यह है व का उच्चारण स्थान। और नासिके में जो हमारा पंचम वर्ण होता है, हड़े ह्य हण न म, ये पंचम वर्ण है, उनको नासिका से उच्चारण स्थान है दोस्तों। इनका यह तरीका है, और तरीका यही है कि दिन में 5 बार 5 दिन तक पढ़ना है दोस्तों। अपने आप याद हो जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहते हैं जो साथी, बहुत अच्छी तरह से याद होंगे और कभी भूलोगे भी नहीं, आज बोल रहा हूं। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा अब थोड़ा सा व्यंजनों के बारे में, एगोस सैगोस, इनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, इन्हें 2 भागों में बांटा गया। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर, एक तो होते हैं एगोस, दूसरे होते हैं सैगोस या गोस। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के हैं, एगोस सैगोस। तो सबसे पहले एगोस को पढ़ लेते हैं हम। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें एगोस कहते हैं, और कुल 13 होते हैं। देखिए वह ध्वनियां जो हम बोलते हैं ना, तो जो हमारी स्वर तंत्रियां उनमें कोई कंपन नहीं होता है, वो होती है हमारी एगोस। 1 + 2 = 3 स, मतलब पहला वर्ण दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण, देखिए क ख च छ ट ठ त थ प फ, हो गए 3 स, स 1 + 2 = 3, ये होते हैं एगोस। तो 1 2 3 याद रख लो, 1 2 3 स, पहला वर्ण दूसरा वर्ण और तीनों के तीनों स होते हैं, ये एगोस होते हैं। बाकी जो बच्चे हैं ना, वो आपके गोस या सैगोस होंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सैगोस की ओर चलते हैं हम। ये देखिए, ये आपका आता है सैगोस। देखिए इसके बारे में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सैगोस कहते हैं। कुल 31 वर्ण है। देखिए 3 4 5, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ये ग घ ज ज ड ढ द ध ब ब म, हो गया। यारू में लव हो रहा है, देखिए ये र ल व हो रहा है, ये रहा है, जिसका स्वर और सभी के सभी स्वर, ये होते हैं आपके गोस या सैगोस। तो पहला याद रख लो आप, एगोस है ना, उनकी ट्रिक याद रख लो। उनकी ट्रिक है पहला दूसरा बराबर 3 स, पहला दूसरा बराबर 3 स, ये आपको याद है ना, तो सैगोस अपने आप निकाल लोगे उससे। समझ गए? यही तरीका है दोस्तों। तो चलिए इनका स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास कीजिएगा और फटाफट ले लीजिए, समय कम है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं अब अलप्राण महाप्राण की, और यहीं पे हमारा जो टॉपिक है वो भी खत्म होगा। कैसा लगा आपको एक बार कमेंट करते जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए अधिक से अधिक। जो नए साथी आए हैं वीडियो पर वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। प्राणत्व है, यानी प्राण वायु या श्वास के आधार पर व्यंजन
नु का वर्गीकरण। दो प्रकार के होते हैं, एक अलप प्राण, दूसरे महाप्राण। देखिए, अलप प्राण और महाप्राण। अलप प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास बाहर निकलती हो वे अलप प्राण कहलाते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम श्वास बाहर निकलती है अलप प्राण कहलाएंगे। अब यह है कौन से, देखिए, वर्णों के विषम वर्ण, पहला, तीसरा, पांचवां वर्ण। इसके अलावा ये, रे, ल, व, अंतस्थ। इसके अलावा अंतस्थ और स्वर, ये स्वर, ये रहा पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवां वर्ण, अंतस्थ, ये, रे, ल, व और स्वर सभी के सभी, ये होते हैं अलप प्राण। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास की आवश्यकता होती है महाप्राण कहलाते हैं। ट्रिक, 3 सकार के साथ सम वर्ण और है। दूसरा और चौथा वर्ण श, श, उस्म वर्ण और है, ये रही। ये दोनों की ट्रिक है दोस्तों। तो जो साथी पहले बता देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करेंगे आगे। पहली क्लास अगर अभी आपके पास आज नोटबुक नहीं है तो कल नोटबुक खरीद लेना, वापस स्क्रीनशॉट आपने लिए हैं तो उसमें लिख लेना, क्योंकि प्रतिदिन रात 9 बजे, आज से 9 बजे का टाइम याद रखना है। चाहे कुछ भी हो जाए ये क्लास मिस नहीं करनी है, क्योंकि कंप्लीट तैयारी आपको यहां पर यूट्यूब के माध्यम से करवाई जाएगी और ये नोट्स है आपको वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में मिल जाएंगे। दोस्तों आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।